तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, इंतजार की सारी घड़ियां समाप्त। मैं हूं आपका दोस्त अरुण चौहान और आप सब देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बायोलॉजिकल गुरु। तो दोस्तों हो जाते हैं शुरू। हमने अगली वीडियो में चैप्टर 1 से बहुत सारे क्वेश्चनों को पढ़ा, बट ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बट इस वीडियो में, इस ही वीडियो में मैं पूरा चैप्टर फिनिश करने वाला हूँ। जितने क्वेश्चन बचेंगे सारे को इस वीडियो में हल करने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये चैप्टर बोर्ड में नहीं है बल्कि आपके जीवन में बहुत बहुत काम आने वाला है। क्योंकि जेईई नीट में बहुत बहुत तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। पता नहीं इसे क्यों काट दिया, बट आपके लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसे ध्यानपूर्वक विस्तार से देखिएगा। चलो करते हैं बात सारे इन क्वेश्चनों के बारे में। आज चैप्टर 1 फिनिश करने वाला हूँ, अगली वीडियो चैप्टर 2 से आनेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीजाणु जनन किसे कहते हैं। बीजाणु जनन। तो दोस्त बीजाणु जनन किसे कहते हैं? व्हाट इज स्पोर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे बीजाणु जनन में सबसे पहले बीजाणुओं का निर्माण होता है। बीजाणु निर्माण, बीजाणु निर्माण होता है और ये एकल कोश की संरचनाएं होती हैं। एकल कोशिकीय एकल कोशिकीय संरचना होती हैं। एकल कोशिकीय संरचना होती है और इनमें एक क्षमता होती है क्या करने की, एक नई संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। एक क्षमता होती है क्या करने की, नई संतान उत्पन्न करने की, नई संतान उत्पन्न करने की। उसी को ही बीजाणु जनन कहते हैं। तो दोस्तों बीजाणु जनन किसे कहते हैं? बीजाणुओं का निर्माण होता है और एकल कोशिकीय संरचनाएं होती हैं और इनमें एक क्षमता होती है एक नई संतान उत्पन्न करने की। अब बीजाणु जनन कितने प्रकार के होते हैं? बीजाणु जनन 2 प्रकार के होते हैं। चल बीजाणु, चल बीजाणु एंड अचल बीजाणु, अचल बीजाणु। अब दोस्त ये क्या है और ये क्या है? चल क्या है और चल क्या है? तो इनके वर्डों में इनका आंसर छिपा है। चल मिस चलना, चल बीजाणु में बीजाणुओं का चलना, अचल मिस बीजाणुओं का नहीं चलना। तो किसकी वजह से बीजाणु चलते हैं? इनमें एक कशाभिका पाई जाती है। कशाभिका पाई जाती है। फ्लैंगुला, फ्लैंगुला, फ्लैंजिला, फ्लैंजिला, फ्लैंजिला पाई जाती है। इनमें फ्लैंजुला पाई जाती है। अब ये फ्लैंजुला कशाभिका क्या करती है? जैसे मैंने ले लिया क्लेमाइडोमोनस, ये हो गया क्लेमाइडोमोनस और इनमें कशाभिका फ्लैंजुला ऐसे होती है, पूछ जैसी संरचना। ये क्या करती है? ये क्लाइडोमोनस को पानी की सतह में एक जगह से दूसरी जगह जाने में सहयोग करती है। मतलब इसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती रहती है। एक कशाभिका है, कशाभिका फ्लैंजुला और ये क्लेमाइडोमोनस है, क्लेमाइडोमोनस, क्लेमाइडोमोनस है। तो अचल बीजाणु क्या है? अचल बीजाणु चल नहीं सकते, मतलब इनके अंदर कशाभिका नहीं पाई जाती। अब अचल बीजाणुओं का एग्जाम्पल देते हैं।
अचल बीजाणुओं में मैंने पेनिसिलियम ले लिया। पेनिसिलियम की संरचना कुछ इस प्रकार होती है, ये गुच्छे गुच्छे जैसी संरचना, कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं। इनमें कशाभिका नहीं पाई जाती है, इनमें कोनेडिया पाई जाती है। कोनेडिया पाई जाती है। ये मृतजीवी होते हैं, मृतजीवी। ये सड़े गले जीवों से अपना भोजन बनाते हैं, खाते हैं। तो इसी को ही अचल बीजाणु कहते हैं, इसको छल बीजाणु कहते हैं। अब बात करते हैं कायिक प्रवर्धन के बारे में। अब मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कायिक प्रवर्धन के बारे में कुछ जान लेते हैं। कायिक प्रवर्धन। अब कायिक प्रवर्धन क्या है? कायिक प्रवर्धन, जैसे मैंने एक पौधा ले लिया और इसमें पुष्प लगे हैं। जैसे मैंने एक पौधा ले लिया, इसमें पुष्प लगे हैं। पुष्प के अतिरिक्त पुष्प ना हो और उस पौधे को चाहे जहां से काटो एक नई संतान बना ले, उसी को ही कहते हैं कायिक प्रवर्धन। और किसकी वजह से क्या होता है उनमें, जो ये अपने चाहे जहां से काटो वो संतान उत्पन्न कर लेते हैं, क्या उसके अंदर पाया जाता है? चाहे जहां फेंक दो, फेंकना नहीं, अनुकूल स्थानों पे इन्हें लगाने के बाद ये कहीं से भी काटो, ये नई संतति का निर्माण कर लेंगे। तो कायिक प्रवर्धन में सब पुष्प के अतिरिक्त पौधे को नई संतति निर्माण करना ही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो दोस्त, पुष्प के अतिरिक्त पौधे को कहीं किसी भी भाग से काटो, वो नई संतति बना ले, उसी को ही कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब किसकी वजह से कहीं से भी काट दो ये उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं अपस्थानिक कलिका होती है। इस इम्पोर्टेंट है भैया, इम्पोर्टेंट नोट कर लो ध्यान से। इसी के वजह से ही इन्हें कहीं से काटो ये नई संतति का निर्माण कर लेते हैं, अपस्थानिक। अब बात करते हैं किस प्रोसेस से पौधे की किस प्रोसेस से जनन करते हैं। तो सबसे पहले पर्ड हो गया, पर्ड, तना एंड मूल। पर्ड के बारे में अगली वीडियो में मैंने ब्रायोफिल्म के बारे में बताया था। इनमें पत्थर चट्टा की वजह से जनन करते हैं। और तने के बारे में मैंने बताया था। अब बात करते हैं मूल में पहले सब 3 प्रकार से जन्म होते हैं, वायवीय, अर्धवायवीय
वायवीय एंड भूमिगत। अब बात करते हैं सबसे पहले भूमिगत के बारे में। भूमिगत में सबसे पहले प्रकंद के बारे में जानते हैं। प्रकंद में जैसे हल्दी हो गया, हल्दी एंड अदरक एंड केला। प्रकंद में होता है जड़, हल्दी अदरक केला, ये सारे प्रकंद हैं। अब कंद के बारे में बात करते हैं। कंद में आलू आएगी, लल्ला आलू। प्रकंद में प्रकंद में हल्दी अदरक केला और अन्य हैं, और कंद में आलू। अब बात करते हैं दोस्त सलकंद और घनकंद के बारे में। सलकंद और घनकंद। सलकंद प्रकंद हो गया, कंद हो गया, और सलकंद ये भूमिगत पूरा है। सलकंद में, और इसका इंग्लिश में होता है बल्ब। बल्ब से आपको कुछ लॉजिक तो मिला होगा। बल्ब मतलब बल्ब जैसी संरचना होती है उनकी अंदर में। जैसे प्याज हो गया, प्याज कुछ इस तरह होता है, और लहसुन भी कुछ इस तरह होता है। इनकी बल्ब जैसी संरचनाएं होती हैं। तो इसी प्रकार सलकंद में सबसे पहले एग्जाम्पल में प्याज आएगी और लहसुन आएगी। अब प्याज की तना हम खाते हैं, पत्ती खाते हैं, बताइए मुझे। प्याज और लहसुन का हम पत्ती खाते हैं, पत्ती। सलकंद में प्याज और लहसुन। और घनकंद में क्या आएगा? घनकंद में क्या आएगा? घनकंद में आएगा अरबी। भैया अरबी तो देखे होगा सब लोग। घनकंद में आए अरबी, और ये भूमिगत रहा, सब भूमि में उत्पन्न होत रहा। अब बात करते हैं अर्धवायवीय, ऊपरी भूस्तरीय। अर्धवायवीय ऊपरी भूस्तरीय मतलब ऊपरी भूस्तरीय। अब इसमें क्या होगा? इसमें आपने देखा होगा घास की कुछ संरचना इस प्रकार। मान लो ये स्थल हो गया, इनकी संरचनाएं कुछ इस प्रकार होती हैं, और यही ऐसे इनकी टहनियां, तना जो होता है इस प्रकार फिर ऐसे उत्पन्न होता है। मतलब कुछ भूमि में है, कुछ ऊपर है। देखिए कुछ भूमि में है इसके तने, कुछ नीचे हैं, फिर ये जाकर कुछ ऐसे निर्माण होगा, फिर इस प्रकार होता है। तो ये ऊपरी अर्ध मतलब आधा जमीन में आधा ऊपर होते हैं इनके तने। तो इस प्रकार इनका निर्माण होता है, जनन होता है। अब बूस्टर इसी प्रकार से होता है। बूस्टर में इसी प्रकार से मतलब जनन होते हैं, जैसे इसी प्रकार से कुछ स्टोलेन में। तो अब बात करते हैं हम, ये सारे क्वेश्चन समाप्त हुए। अब कृत्रिम कायिक जनन के बारे में कुछ चर्चाएं कर लेते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन बचे हैं अब हमारे चैप्टर में, और सारे फिनिश हो चुके हैं। अब कृत्रिम कायिक जनन किससे कहते हैं? कृत्रिम कायिक जनन में कितने प्रोसेस होते हैं, कितने प्रोसेस से कृत्रिम कायिक जनन होते हैं? अब बात कृत्रिम कायिक जनन।
जनन। अब कृत्रिम कायिक जनन में 3 प्रोसेस सबसे मेन होते हैं। सबसे पहले है कलम लगाना, दाब लगाना और रोपड़ विधि। कलम लगाना इतना समझा कि कलम के फूल लगावे का है, कमल के। कलम लगाना, कलम ना लगाया या में कुछ कलम जैसे वो पौधे टहनी का काट के भूमि में लगावा जाता है। कलम लगाना एंड दाब लगाना। अब कुछ दाब लगावत कैसे जाए वो बताओ, टेंशन ना। दाब लगाना एंड रोपड़ विधि। अब इन तीनों का विस्तार रूप से करा जाए चर्चा। कलम लगाना क्या होता है? कलम जैसे तू एक गुलाब के पौधा ले ला, उसका तिरछा हंसिया काट दिया, उनका संरचना जब कटबत कुछ इस प्रकार बने, देखा यहाँ ऐसे मार दिया तो कट गया है। ये कम से कम 30 से 25 सेंटीमीटर रहा चाहिए। 30 से 25 सेंटीमीटर 30 से 25 सेंटीमीटर रहा चाहिए। जब इका हंसिया लायक कटबा जाए अनुकूल स्थान में जहाँ नमी उमी बढ़िया। अक्सर ये सिस्टम जानता है बारिश में ज्यादा होता है तब ये जल्दी उत्पन्न हो जाता है। तो अनुकूल स्थानों में जाकर इसे रोपित कर दीजिए, लगा दीजिए, तो ये नई संतति का निर्माण करता है। नई संतति का निर्माण कर लेगा, ये नई संतति का निर्माण कर लेगा भैया। इसी को ही कहते हैं कलम लगाना, समझे? अब दाब लगाना क्या होता है? मान लीजिए एक पौधा हो गया, बहुत बड़ा पौधा नहीं होगा, मतलब भरे, और एक पौधा है, ये पौधा हो गया। कुछ इनके टहनी इस प्रकार होंगे, कुछ इस प्रकार होंगे, कुछ इस प्रकार होंगे, कुछ इस प्रकार होंगे। तो जैसे ए वाला पौधा हो गया, ए वाली टहनी हो गई, इस टहनी को हम किसी चीज से जमीन, मान लो ये स्थल है, यहाँ तक ये नहीं पहुंच रहा, इसे दाबिए, दाब कर जमीन में कम से कम इतना लाइए। मान ले किसी भी चीज से, कोई भी चीज से मुझे दामना है, बस इस टहनी को कुछ इस प्रकार जमीन में ऐसे होते हुए दफना दीजिए भैया। फिर इस पे कुछ भारी भरकम चीज रख दीजिए क्योंकि ये ऊपर ना आए। इसे दाब कर मिट्टी से पूरा ढक दिए और यहाँ पानी वानी सिस्टम, पानी वानी डाल दिया, पानी वानी पूरा अनुकूल परिस्थिति बनी रहा है। बस एक कम से कम 1-2 माह में देखा ना, इसमें जड़ लग जाएंगे, जड़। फिर यहीं काट देगा, काट के जाके लगा देहा तो एक नई संतति का निर्माण कर लेगी। इसी कहते हैं दाब लगाना, ठीक है? और रोपड़ विधि क्या है? रोपड़ विधि एकदम कलम के जैसी है, बस थोड़ा इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं। जैसे मैं एक पौधा हो गया घटिया नस्ल का और एक अच्छा वाला हो गया, ठीक है, ये जमीन में है। घटिया नस्ल वाले पौधे को यहीं से काट दिए, और जाके इस अच्छी नस्ल वाले में कुछ ऐसे इनको काटिए, यहाँ पे रोपित कर दीजिए। दोनों की साइज एक ही रहनी चाहिए, कुछ ऐसे, और यहाँ पे धागे से किसी भी चीज से बांध दीजिए। फिर यहाँ पे बढ़िया जूट उठ के कपड़े से बांध दीजिए, और यहाँ पे पानी वानी हमेशा नमी रहनी चाहिए। और यही पौधा जो घटिया नस्ल का पौधा था, इसी को स्टॉक कहते हैं, स्टॉक। जो अच्छी नस्ल वाले को मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अगले वीडियो में बता दूंगा, स्टॉक कहते हैं। और इसी को ही कम से कम 2-3 माह
यही प्रोसेस करने के बाद नमी रहनी चाहिए इसमें। सारे प्रोसेस करने के बाद 3 या 2 माह में ये एक अच्छे नस्ल का पौधा उत्पन्न हो जाता है। एक घटिया नस्ल वाला यही अच्छे नस्ल का पौधा बन जाता है। इसी से ही आम अमरूद अच्छे अच्छे जो हाइब्रिड होते हैं ना उत्पन्न किए जाते हैं इसी विधि से। तो दोस्तों चैप्टर 1 में जितने क्वेश्चन थे मैंने बताया, तो दोस्तों चैप्टर 1 में जितने क्वेश्चन थे हमने बताए, सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। जो अगर मैंने कोई क्वेश्चन ना बताया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसके बारे में वीडियो पूरा कंप्लीट कर देंगे। मुझे जितना इंपॉर्टेंट लगा मैंने पूरा बनाया। और लाइट चली गई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज शेयर सब्सक्राइब सब कीजिए। थैंक्स।